हेलो एवरीवन, आप सभी का रुद्रा नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंतर्गत आज हम लोग रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के बारे में देखेंगे। आप इस वीडियो में जानेंगे क्या इसकी डेफिनेशन होती है, क्या क्या इनके कॉजेज़ होते हैं, कैसे इसकी पैथोफिजियोलॉजी की जाती है, साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं, क्या इनकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कैसे डायग्नोसिस किया जाता है, मेडिकल ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है विद ट्रिक के साथ में। मेरी वीडियो खासियत आपको यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में ही नोट्स दिए जाते हैं, दोनों में ही समझाया जाता है। आप एक बार चैनल पर विजिट ज़रूर करें। आपको यदि मेरे द्वारा बनाए गए चैनल अच्छा लगता है, मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, क्योंकि यहाँ आपको कॉन्सेप्ट और पॉइंट टू पॉइंट समझाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम यानी कि आरडीएस, इट इज़ आल्सो नोन एज अ हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज़ और न्यूनेटल आरडीएस और इन्फेंट आरडीएस और सर्फेक्टेंट डिफिशियंसी। कह रहा है कि जो आरडीएस होता है, याद रखिएगा, इसको हम हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज़ या न्यूनेटल आरडीएस या फिर इन्फेंट आरडीएस या सर्फेक्टेंट डिफिशियंसी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोस्टली अकर इन प्रीमेच्योर बेबी। जो हमारे बेबी ऐसे बेबी जो प्रीमेच्योर होते हैं, ठीक है, उनमें ये जो है आरडीएस ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है इन आरडीएस बेबीज लंग हैव नॉट इनफ सर्फेक्टेंट, इट इज़ अ फॉर्मी सब्सटेंस मेड इन द लंग्स एट अबाउट 26 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। कह रहा है कि आरडीएस में शिशुओं के फेफड़ों में पर्याप्त सर्फेक्टेंट नहीं होता है। ठीक है, सर्फेक्टेंट क्या है? ये एक फॉर्मी सब्सटेंस होता है। ठीक, याद रखिएगा, यह जो है सब्सटेंस लगभग 26 वीक्स, ठीक है, 26 हफ्ता की गर्भावस्था में फेफड़ों में बनने वाला एक झागदार पदार्थ होता है। याद रखिएगा कब बनता है ये, तो याद रखिएगा 26 वीक का जब एम्ब्रियो होता है तो उस कंडीशन में जो है बेबी के लंग्स में सर्फेक्टेंट का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? चलिए, सर्फेक्टेंट कोट्स द टिनी एयर सैक्स, कह रहा है कि एल्वुलाई, एंड हेल्प्स टू प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ एयर सैक्स। ड्यू टू कोलैप्सिंग ऑफ एयर सैक्स बेबीज नॉट टेक अ प्रॉपर ब्रीथिंग, दिस कंडीशन इज कॉल्ड आरडीएस। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, याद रखिएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि सर्फेक्टेंट होता क्या है। तो याद रखिएगा सर्फेक्टेंट जो है वो टिनी एयर सैक्स, जिनको हम क्या कहते हैं, एल्वुलाई कहते हैं। क्लियर है? तो ये क्या करता है, एल्वुलाई को कोट करके रखता है। कोट का मतलब क्या होता है? कवरिंग करके रखता है। ठीक है, और एयर सैक को कोलैप्स होने से रोकता है। कोलैप्स का मतलब क्या है? पिचकने से रोकेगा। क्लियर है? एयर सैक्स के कोलैप्स होने के कारण बच्चे ठीक से ना सांस नहीं ले पाते हैं। ठीक, तो यही कंडीशन क्या कहलाती है? आरडीएस कहलाती है। ठीक है, तो आप समझ गए ना यहाँ पे सर्फेक्टेंट का क्या रोल होता है। तो सर्फेक्टेंट का रोल ये होता है कि ये जो हमारी एल्वुलाई होती हैं ये उसको क्या है, डायलेट करके रखता है। ठीक, अगर वहाँ पे सर्फेक्टेंट नहीं होगा तो क्या होगा, जो एल्वुलाई होंगी वो पिचक जाएंगे, तो जो बेबी है हमारा वो सांस प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाएगा। इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं। क्लियर है? देखिए फिगर में ये है, आप देख रहे हैं ये बेबी हमारी, ठीक है, और ये क्या है, एल्वुलाई है। ठीक, फिगर में आप देख रहे हैं ये हमारे क्या, एल्वुलाई है। एल्वुलाई पे देखिए ये जो कवरिंग जो होती है, ठीक है, ये जो कवरिंग है अंदर की तरफ, ये डॉट डॉट में जो कवरिंग होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, सर्फेक्टेंट कहते हैं। क्लियर है? चलिए बात कर लेते हैं इसके कॉजेज़ के, क्या क्या इनके कॉजेज़ देखने को मिलते हैं। तो आपको ट्रिक याद रखना है, आईपीएल दास, क्या, आईपीएल दास। तो आई फॉर क्या हो जाएगा हमारा, इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, किसी प्रकार का संक्रमण होने से भी बीमारी हो जाती है। ठीक है, पी फॉर क्या होता है, प्री मैच्योर डिलीवरी, यानी कि जब बेबी जो है उसका पूर्ण रूप से टाइमिंग से पहले जब बेबी उत्पन्न हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्री मैच्योर डिलीवरी कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ सर्फेक्टेंट। क्लियर बात है कि अगर फेफड़े में सर्फेक्टेंट नहीं बन रहा है, ठीक है, या सर्फेक्टेंट की कमी है तो उस कारण भी ये इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डायबिटिक मदर। अगर हमारी मदर जो है डायबिटिक कंडीशन में है, ठीक है, डायबिटिक रोग से ग्रसित है, तो ऐसे व्यक्ति में, ऐसे बेबी में जो है आपको आरडीएस देखने को मिलेगा। ठीक है, ए फॉर क्या हो जाएगा हमारा, एस्फैक्सिया हो जाएगा। एस्फैक्सिया का मतलब क्या होता है, जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एस्फैक्सिया कहते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है हमारा एसिडोसिस। एसिडोसिस का मतलब क्या होता है, जब ब्लड में एसिड की अधिक मात्रा होती है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एसिडोसिस कहते हैं। ठीक है, एस फॉर क्या हो जाएगा, शॉक। शॉक क्या होता है, जब बॉडी को ब्लड जो है पर्याप्त मात्रा में ना मिल पाए तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, शॉक कहते हैं। क्लियर है? चलिए बात कर लेते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। तो हम जानते हैं कि कोई भी बीमारी का जो
बीमारी होती है उसके लिए कोई ना कोई कारण होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हमारा ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, हम इटियोलॉजिकल फैक्टर्स उठा लेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो ये क्या है, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण जो सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। कम होने से क्या कंडीशन क्रिएट होती है, याद रखिएगा एटिलैक्टियस कंडीशन उत्पन्न होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एटिलैक्टियस का मतलब कोलैप्सिंग ऑफ एल्वियोलाई कंप्लीटली और पार्शली। इसमें क्या होता है कि जो हमारी एल्वियोलाई होती हैं वो पार्शली या कंप्लीटली, ठीक है, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से कैसे हो जाती हैं, कोलैप्स हो जाती हैं। तब इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एटिलैक्टियस कहते हैं। क्लियर है। चलिए, जब एटिलैक्टियस होता है तो क्या हो जाती है कंडीशन, हाइपोवेंटिलेशन देखने को मिलेगा। अब हाइपोवेंटिलेशन में क्या होता है, आपका हाइपोक्सिया होती है, ठीक। हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है, जब हमारे बॉडी टिश्यूज़, जो हमारे बॉडी के जो टिश्यूज़ होते हैं उनको पर्याप्त मात्रा में जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो इस कंडीशन क्या कहते हैं हम लोग, हाइपोक्सिया कहते हैं, ठीक। हाइपरकैप्निया, हाइपरकैप्निया का मतलब क्या होता है, जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाती है। एंड एसिडोसिस, ठीक है, एसिडोसिस का मतलब क्या होता है, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब ब्लड में एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है क्या कहलाएगी, आपकी सारी कंडीशन जो अभी मैंने आपको बताई ये हाइपोवेंटिलेशन के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। चलिए, ठीक है। अब जब हाइपोवेंटिलेशन हो जाता है तो क्या हो जाता है, जो पल्मोनरी वैसोकंस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। अब पल्मोनरी वैसोकंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है, जो भी लंग्स के जो ब्लड वेसल्स होती हैं जैसे कि पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वेन होता है, तो वो कैसे हो जाती हैं, वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है, यानी कि उनकी जो डायामीटर है वो कैसे हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक। जब कॉन्स्ट्रिक्ट होता है तो क्या होगा, हाइपोपरफ्यूजन होता है। हाइपोपरफ्यूजन का मतलब क्या होता है, रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो ऑफ लंग्स, यानी कि जो लंग्स को मिलने वाला जो ब्लड है या लंग्स से जो निकलने वाला ब्लड है उसकी क्वांटिटी कैसे हो जाती है, ठीक है, वो क्वांटिटी जो है लेस हो जाती है, ठीक है, रिड्यूस हो जाती है। वो पर्याप्त मात्रा में ब्लड जो है नहीं पंप कर पाता है, जो लंग्स है वो हमारा ब्लड जो है ले नहीं पाता है या सही से जो है वो पंप नहीं कर पाएगा, दे नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन कहलाती है हाइपोपरफ्यूजन कहलाती है। अब जब हाइपोपरफ्यूजन की कंडीशन होती है तो क्या होता है, इम्पेयर्ड गैसेस एक्सचेंज, क्योंकि देखिए यहाँ पे इम्पेयर्ड गैसेस एक्सचेंज, जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी कि जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज़ कर दी जाएगी और जो ब्लड से प्योर जो ऑक्सीजन होती है वो ले ली जाती है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, गैसेस एक्सचेंज कहते हैं। तो यहाँ पर क्या जो गैसेस एक्सचेंज वो क्या हो जाता है, गड़बड़ा जाता है हमारा, ठीक। क्यों, हाइपोपरफ्यूजन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो लंग्स के जो फ्लो का जो क्वांटिटी थी वो कैसे हो गई है, रिड्यूस हो गई है। रिड्यूस हो गई है तो निश्चित स्वाभाविक बात है कि जो गैसेस एक्सचेंज है वो भी गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि ब्लड जो है पूर्ण रूप से वहाँ नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। यही कंडीशन क्या कॉज करती है, आरडीएस को कॉज करती है। क्लियर है। आई होप मैं समझता हूँ कि आपको पैथोफिजियोलॉजी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं इनके क्लिनिकल फीचर्स के, क्या क्या इनके जो है साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले क्या हमारा टैकीपीनिया। टैकीपीनिया का मतलब क्या है, जब बेबी जो है बहुत तेज़ी से ब्रीथिंग करता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, टैकीपीनिया कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या है, रिट्रैक्शंस, ठीक है। रिट्रैक्शंस क्या होता है, इनवर्ड मूवमेंट्स ऑफ चेस्ट वॉल, जो चेस्ट की जो वॉल होती है वो अंदर की तरह मूवमेंट करती है, तब इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रिट्रैक्शंस कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा नेसल फ्लेयरिंग। नेसल फ्लेयरिंग इन ईच ब्रीथ, ठीक है, प्रत्येक सांस में जो है नेसल फ्लेयरिंग होना। नेसल फ्लेयरिंग का मतलब क्या होगा, आपने देखा होगा जो बेबी जब सांस लेता है तो उसके जो नथुने होते हैं वो कैसे होते हैं, फड़फड़ाते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, नेसल फ्लेयरिंग कहते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्या है, एपनिया। एपनिया का मतलब क्या होता है, नो रेस्पिरेशन, ठीक है, नो ब्रीथिंग, एब्सेंट ब्रीथिंग, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एपनिया कहते हैं। अगला है हमारा कलर चेंजेस, ठीक है। बेबी का जो है जो स्किन का जो कलर है वो चेंज देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, एडिमा। बेबी में जो है बेबी की जो एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं उनमें आपको सूजन देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ग्रंटिंग। ग्रंटिंग क्या होता है, एक विशेष प्रकार की साउंड होती है जो एक्सहेल के दौरान जो है प्रोड्यूस होती है। जब बेबी जो है हमारा सांस बाहर छोड़ता है तो उसमें जो है एक विशेष प्रकार की आवाज़ होती है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रंटिंग कहते हैं। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। तो सबसे पहला क्या हमारा, इंट्रा वेंट्रिकुलर हीमोरेज। इंट्रा वेंट्रिकुलर हीमोरेज के मतलब क्या है, वेंट्रिकल के अंदर जो है ब्लीडिंग होना, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इंट्रा वेंट्रिकुलर हीमोरेज कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंट्राक्रैनियल हीमोरेज, ठीक है। इंट्राक्रैनियल का मतलब क्या होता है, जो हमारा हेड होता है, बेबी का जो हेड होता है उसके अंदर जो है जब ब्लीडिंग होती है तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इंट्राक्रैनियल हीमोरेज कहते हैं। अगला है हमारा क्रॉनिक लंग डिजीज़, ठीक है। कोई ऐसी लंग डिजीज़ जो काफ़ी लंबे समय तक है, ठीक है, वो भी हो सकती है यहाँ पे। अगला है हमारा
सेप्सिस। सेप्सिस का मतलब क्या होता है, जब हमारा ब्लड जो है बैक्टीरिया के द्वारा कैसा हो जाए, इन्फेक्टेड हो जाए, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सेप्सिस कहते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, न्यूमोथोरैक्स। ठीक है, देखिए यहाँ न्यूमो का मतलब क्या होता है, अच्छी तरह हम लोग जानते हैं, एयर लीक्स। नीमो का मतलब होता है एयर लीक्स। ठीक है, जब वायु जो है, जो एयर जो है वो लीक होने लग जाए, कहाँ पे, थॉरैक्स में, आपके चेस्ट में। ठीक है, तो ये कंडीशन कहलाती है न्यूमोथोरैक्स कहलाता है। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं इसकी हम लोग डायग्नोसिस की, किस प्रकार डायग्नोसिस करके हम लोग कंफर्मेशन देते हैं कि हाँ व्यक्ति को जो है या बेबी को आरडीएस है। तो सबसे पहला क्या हमारा एबीजी। एबीजी क्या होता है, आर्टियल ब्लड गैस एनालिसिस होती है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, टू डिटेक्ट PO2, PCO2 एंड ब्लड पीएच। ठीक है, यानी कि ब्लड में हम लोग ये चेक करते हैं क्या बेबी का आंशिक ऑक्सीजन कितना है। ठीक है, आंशिक रूप से जो प्रेशर होता है उसको हम क्या कहते हैं, आंशिक दाब कहते हैं। ठीक है, पार्शियल प्रेशर कहते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देखा जाता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखा जाता है, और ब्लड का पीएच देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम किस में करते हैं, एबीजी एनालिसिस में करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, ब्लड टेस्ट करके भी हम लोग डायग्नोस करते हैं। ठीक है, अगला क्या हमारा, चेस्ट एक्सरे हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा, अपीयरेंस, ठीक, कलर एंड ब्रीथ एफर्ट। ठीक है, अपीयरेंस देखा जाता है, यानी कि बच्चों को देखा जाता है। ठीक, उसका कलर क्या है। ठीक, ब्रीथ एफर्ट क्या है, ब्रीथ एफर्ट का मतलब सांस लेने का वो किस प्रकार का प्रयास कर रहा है, सांस जो ले रहा है वो प्रॉपर तरीके से ले रहा है कि नहीं ले पा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्या हमारा, इकोकार्डियोग्राफी या इकोकार्डियोग्राम। ठीक है, इसमें क्या होता है, यूजेज अ अल्ट्रासाउंड टू क्रिएट अ पिक्चर ऑफ द हार्ट। कह रहा है कि जो इकोकार्डियोग्राफी होती है या आपका जो इकोकार्डियोग्राम है, इसमें क्या होता है, हम लोग अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं। ठीक है, अल्ट्रासाउंड में एक विशेष प्रकार की जो वेव्स होती हैं, ठीक है, जिसको अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं, उनका हम यूज़ करके जो है हार्ट का पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर है। ठीक है, जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये हमारा जो फिगर है ये क्या है, हमारा इकोकार्डियोग्राम है। ठीक है, एक प्रकार के ये अल्ट्रासाउंड जैसा ही होता है, बिल्कुल अल्ट्रासोनोग्राफी जैसा होता है। तो इसके द्वारा जो हम लोग हार्ट का पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में, कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा आरडीएस का। तो सबसे पहला हमारा है सप्लीमेंट ऑक्सीजन। सप्लीमेंट ऑक्सीजन का मतलब क्या है, चूँकि हमारा बेबी जो है ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहा है उसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बेबी को हम एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो है प्रोवाइड करते हैं, तो इसी को हम क्या कहेंगे, सप्लीमेंट ऑक्सीजन कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्या हमारा, कॉन्टीन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, जिसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, CPAP कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक विशेष प्रकार की मशीन होती है। ठीक है, दिस मशीन जेंटली पुशेस एयर और ऑक्सीजन इनटू द लंग्स टू कीप द एल्वुलाई ओपन। ठीक है, कह रहा है कि CPAP एक ये मशीन होती है जो आपके एल्वुलाई को खुला रखने के लिए, ठीक है, धीरे से हवा या ऑक्सीजन को जो है फेफड़े में अंदर की ओर, फेफड़े के अंदर की ओर धकेलती है। क्या धकेलेगी, एयर या ऑक्सीजन को। ठीक है, जैसे कि आप ये जो मशीन देख रहे हैं फिगर में भी, ठीक है, ये फिगर में देखिए ध्यान से, ये जो मशीन होती है ये क्या है, आपका CPAP है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे मास्क लगा हुआ है, यहाँ से क्या होता है, CPAP से जो ऑक्सीजन होती है वो जो है ज़बरदस्ती जो है धकेला जाता है ऑक्सीजन को, एयर को, कहाँ पे धकेला जाएगा, बेबी के फेफड़ों में। क्लियर है। तो ये जो है मशीन क्या कहलाती है, आपकी CPAP कहलाती है, यानी कि कॉन्टीन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। ठीक है, नाम से स्पष्ट है, पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, यानी कि यहाँ पे दाब दिया जाता है, एक धक्का दिया जाता है सकारात्मक। ठीक है, पॉजिटिव एयरवे। ठीक, तो यहाँ पे बेबी के ऑक्सीजन को हम आसानी से जो है पुश कर देते हैं, जिससे कि बेबी के लंग में ऑक्सीजन आसानी से पहुँच सके। नेक्स्ट क्या है, वेंटिलेटर। ठीक है, वेंटिलेटर भी प्रोवाइड करते हैं जब सीवियर कंडीशन देखने को मिलती है हमें आरडीएस की। ठीक है, तो उस समय जो है पेशेंट को वेंटिलेटर पर लेटाया जाता है। क्लियर है। चलिए अगला क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिफिशियल सर्फेक्टेंट। ठीक है, क्योंकि अगर बेबी के लंग्स में जो है एल्वुलाई में सर्फेक्टेंट की कमी है या प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली जो है सर्फेक्टेंट को इंट्रोड्यूस करा देते हैं लंग्स में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है IV कैथीटर। A very small tube is called a catheter is placed into one or two of the blood vessels in the umbilical cord to get IV fluids, nutritions, medicines and to take a blood samples। ठीक है, कह रहा है कि IV कैथीटर जो है एक बहुत छोटी सी ट्यूब होती है जिसको हम कैथीटर कहते हैं। यह आपके अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, जिसको हम हिंदी में गर्भनाल कहते हैं, उसमें दो प्रकार की ब्लड वेसल्स आपको देखने को मिलती हैं। एक आपकी अम्बिलिकल वेन होती हैं और दो जो है आपकी अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं। ठीक है, तो दोनों में से जो है किसी एक में जो है हम लोग कैथेटर इंसर्ट करा देते हैं, जिससे कि आप ये फिगर में भी देख रहे हैं। देखिए ये क्या है, हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड है। ठीक, अम्बिलिकल कॉर्ड में एक जो है आपकी अम्बिलिकल
वेन होती है और नीचे में देखिए नीचे 2 जो पॉइंट बने हैं वो अम्बिलिकल आर्टरी है, ठीक। तो इन दोनों में से किसी एक में जो है हम लोग कैथेटर को इंसर्ट करा देते हैं। अब इंसर्ट कराने से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, देखिए इसके द्वारा जो हम लोग IV फ्लूइड जो है वो इंसर्ट करा सकते हैं। क्लियर है, क्या क्या इंसर्ट करा सकते हैं, याद रखिएगा, IV फ्लूइड इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक। न्यूट्रिशन पोषण प्रदान करते हैं, ठीक। उसके द्वारा जो है दवा इंसर्ट करा सकते हैं, ड्रग्स इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, आप ब्लड का जो सैंपल है वो हम उससे कलेक्ट कर सकते हैं कैथेटर की सहायता से। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, मेडिसिन्स, ठीक है। तो मेडिसिन्स में हम लोग यहाँ पे एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड है वो कैसा हो गया है, सेप्सिस हो गया, इन्फेक्टेड हो गया है, ठीक है। तो बैक्टीरिया के द्वारा यहाँ पे इन्फेक्टेड हुआ है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या है, एंटीबायोटिक्स का यूज़ करेंगे। क्लियर है। आशा करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको टॉपिक अच्छा लगा तो उसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।